हेलो स्टूडेंट, वीडियो कट हो गई थी पीछे वाली। तो देखिए, प्रॉपर्टी थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कह रहा है एनी टू राइट या लेफ्ट कोसेट, कोई भी दो राइट ले लो या लेफ्ट कोसेट ले लो, वो प्रूव करना है आई आर आइदर डिस्जॉइंट और आइडेंटिकल। वो कह रहा है कोसेट की कोई भी दो कोसेट में कोई भी दो अगर राइट हो या लेफ्ट कोसेट हो, वो या तो आइदर डिस्जॉइंट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कहती है। क्या बोलती है कि कोई भी राइट कोसेट ले लो, कोई भी दो राइट या लेफ्ट, वो या तो डिस्टेंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए किस तरीके से करते हैं हम। देखिए बुक में लिखा हुआ ऑलरेडी प्रूफ, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है तभी मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं लेट एच be a subgroup of a group G, H be a subgroup of a group G। तो लेट अल्सो लेट कर लो, क्योंकि राइट को सेट की बात करते हैं लेफ्ट के। अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो ए एच लिखेंगे, अगर राइट की बात करेंगे तो एच ए लिखेंगे। तो हम राइट को ही लेकर चलते हैं। लेट एच ए एंड एच बी, लेट एच ए एंड एच बी बी टू राइट को सेट ऑफ एच, बी टू राइट को सेट ऑफ एच इन जी सो दैट ए बी जो है वो जी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने एच बी लिया ना, इसका मतलब है ए और बी जी को जी से हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कोसेट की डेफिनेशन बताई आपको कि एच तो जो होता है वो तो सब ग्रुप होता है, लेकिन जो ए साथ में होता है वो एलिमेंट होता है जी का, और उनके कम्बिनेशन को हम कहते हैं कोसेट। ठीक है, उनको अंडर ऑपरेशन लगाकर जो अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो एच ए लिखेंगे, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन की बात करेंगे तो एच प्लस ए की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आइडेंटिकल या डिस्टेंट बताना है। तो मान लिया मैंने एच सब ग्रुप है और एच ए एंड एच बी मैंने दो राइट को सेट ले लिए। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट हमने प्रूव करना है कि एच ए इक्वल टू एच बी। हमने ये प्रूव करना है या तो आइदर एच ए इक्वल टू एच बी और एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज एम्प्टी। इसका मतलब यही है ना, थ्योरम में कह रहा है आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, डिसजॉइंट का मतलब होता है ये। डिसजॉइंट का मतलब कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट, और अगर आइडेंटिकल होगा तो आइडेंटिकल का मतलब सेम, तो एच ए इक्वल टू एच बी। तो यही प्रूफ करना हमने, मैंने लिख लिया वी शैल प्रूव दैट आइदर, या तो ये इक्वल होने चाहिए दो सेट, या डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब एम्प्टी होने चाहिए, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इंटरसेक्शन डिसजॉइंट के बारे में पता लग गया होगा। तो अगर देखिए डिस्टेंट अगर ये एम्प्टी होगा तो फिर तो ये प्रूफ होगा ही नहीं, क्योंकि प्रूफ कब होता है सेट, जब कोई ग्रुप या सेट तब प्रूफ करते हैं जब वो नॉन एम्प्टी हो, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो तो तब प्रूफ होता है। तो अगर कोई एलिमेंट ना हो तो प्रूफ करने की जरूरत, फिर प्रूफ ही नहीं होता, ना ही ये प्रूफ कर सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज एम्प्टी, कि अगर ये एम्प्टी होगा तो देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या करना है फिर, अगर ये चीज़ तो एम्प्टी होगी तो प्रूफ ही नहीं होगी, बच गई ये चीज़, अब ये चीज़ प्रूव करनी है। तो नाउ वी शैल शो दैट, या नाउ वी शैल प्रूव दैट लिखो या शो दैट लिखो, प्रूव दैट एच ए इक्वल टू एच बी। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए नेक्स्ट, तो ये प्रूव करने के लिए फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनकी इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा सेंस कि चूँकि अगर एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज़ नॉन एम्प्टी, कि चूँकि अगर ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर कंटेन होगा तभी नॉन एम्प्टी है। तो चूँकि ये नॉन एम्प्टी है तो सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट,
अगर नॉन एम्प्टी है तो कोई कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ना इसके अंदर, तभी नॉन एम्प्टी है। तो मैं लिखूंगा सो देयर एग्जिस्ट, इस उल्टा ई को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन एलिमेंट मान लेते हैं एक्स है, बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में, ठीक है। सॉरी एच इंटरसेक्शन के में नहीं, एच ए इंटरसेक्शन एच बी। इस बात समझ आ रही है ना। हमने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया कि अगर ये नॉन एम्प्टी लिया, मैंने इसको चीज़ को प्रूफ करने के लिए मुझे इसकी इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी लिखना पड़ेगा। अगर नॉन एम्प्टी होगा तो इट मीन्स एक एलिमेंट एग्जिस्ट होता होगा उसके अंदर, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा तभी वो नॉन एम्प्टी है। तो अगर एक्स इनकी इंटरसेक्शन में है, तो मैंने पीछे वाली लेक्चर में बताया कि अगर जो ग्रुप वाली लेक्चर में कि अगर कोई एलिमेंट उनकी इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स वो एलिमेंट इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एक्स जो है एच ए में भी होगा एंड एक्स जो है वो एच बी में भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर एक्स एच ए में भी है और एच बी में भी है तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, जैसे हम पीछे लिखते थे ना कि एच ए इक्वल टू एच, ऐसे लिखते थे ना हम, एच ए इक्वल टू एच, ठीक है ना। और डिफाइन करते थे हम उस कोसेट की डेफिनेशन को। तो कोसेट की डेफिनेशन में आपने देखा था कि एच ए जो है वो ए एच या एच ए जो है वो एच के बराबर होता है और एच जो है वो एच से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर ये चीज़ इसमें बिलोंग कर ली है तो दिस इम्प्लाइज एक्स जो है वो एच वन ए हो जाएगा फॉर सम एच वन जो है वो एच से है। अब एच वन क्या है, वो एच से कोई एलिमेंट लिया तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, कोसेट की डेफिनेशन लगाएंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी। डेफिनेशन में मैंने बताया था आपको पीछे। तो एंड अगर एक्स एच वन ए है तो एंड एक्स जो है वो एच टू बी भी होगा, मतलब बी के अंदर भी ये डेफिनेशन होल्ड करेगी। तो फॉर सम एच टू इन एच, तो देखिए देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि ये भी x है ये भी x है, दोनों x है। तो इट मीन्स देयरफॉर h1a इक्वल टू h2b, ठीक है स्टूडेंट। h1a इक्वल टू h2b या h1a लिखो या a मतलब अगर लेफ्ट को सेट की बात करेंगे तो मैं a h1 लिखूंगा, अगर राइट को सेट की बात करेंगे तो h1a लिखेंगे। मैं अभी राइट को सेट क्यों लेकर चल रहा हूँ, लेफ्ट को मैंने लिया, उसने और पूछा है राइट लो या लेफ्ट लो, तो मैं राइट ही लिया तो मैंने राइट में लिखा h1a इक्वल टू h2b। अब देखिए दिस इम्प्लाइज अगर मैं क्या करूं, एच इनवर्स के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिखूंगा h1 a इंटू एच इनवर्स इक्वल टू एच इनवर्स ऑफ h2 इंटू बी। एच इनवर्स के साथ मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए एच इनवर्स इंटू h1 इंटू ए इक्वल टू एच इनवर्स इंटू h2b। तो दिस इम्प्लाइज अब एच इनवर्स h1 मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर ए इनवर्स वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो सिमिलरली h1 इनवर्स h1 इनवर्स और मैंने क्या किया h के साथ इनवर्स नहीं h1 इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। h1 इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई किया, h1 इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो अब h1 इनवर्स h1 किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ई ए इक्वल टू, अब इधर h1 है एक, दूसरा है h2, तो ये तो ई नहीं बनेगा ना क्योंकि एक 1 है एक 2 है, दो एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। तो इधर वैसे रहेगा h1 इनवर्स h2b, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई ए का मतलब ए है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहती है, ई ए इक्वल टू ए, तो ए बन जाएगा। तो ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा h1 इनवर्स h2b। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए अगर a इसके बराबर है तो b किसके बराबर हो जाएगा फिर, अगर तो देखिए अगर a इसके बराबर है तो फिर देखिए आगे कैसे करते हैं। सिमिलरली मैंने h1 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो अगर मैं h2 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, b इक्वल टू आ जाएगा a h1 h2 इनवर्स, यह चीज़ आ जाएगी।
देखिए भाई, अगर H1 इन्वर्स के साथ करूँगा तो A इक्वल टू आ जाएगा दिस। अगर मैं H2 इन्वर्स के साथ करूँगा तो B की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर A के साथ वैसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए A और B की वैल्यू निकलेगी। अब मैं बात करता हूँ, पहले इसको लेकर चलता हूँ, फिर उसको मैं लिखूँगा सिंस कि चूँकि A जो है वो किसके बराबर है, H1 इन्वर्स H2B, सिंस A इसके बराबर है तो इसका मतलब ये है कि अगर A इसके बराबर है तो दिस सिंप्लाइज, अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, H के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि A जो है ना वो H को बिलोंग कर रहा है, तो मैं अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं H को तो क्या आ जाएगा, AH इक्वल टू BH1 इनवर्स H2 इंटू H, ये चीज़ आ जाएगी। जब ये चीज़ आ जाएगी तो उसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, B को बाहर रख लो तो अंदर आ जाएगा H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू H। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए B, ये H1 H2 H ये क्या है, ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, H को, और B भी किसको बिलोंग करता है, H को, तो इट मीन्स ये पूरा बिलोंग कर जाएगा किसको, BH को, क्योंकि सॉरी B तो G को बिलोंग करेगा ना, B का B रहेगा और ये चीज़ H को बिलोंग, क्योंकि ये H से लिए मैंने H1 H2 ये सारे क्या है, H को बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये पूरी कंडीशन बिलोंग कर जाएगी BH को। ठीक है, जब मैंने A की कंडीशन ली तो A जो है वो BH के बराबर आ गया, तो दिस सिंप्लाइज हम लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज AH जो है वो सबसेट है किसका, BH का। ये कंडीशन आ गई फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से दो कंडीशन बनती है और उससे हम लिख सकते हैं कि AH सबसेट है BH का। सिमिलरली अब ये कंडीशन लेंगे, इस कंडीशन से हमारे पास सिमिलरली यही प्रोसेस, इस कंडीशन से हमारे पास आ जाएगा BH जो है वो सबसेट है किसका, AH का। अब इन दोनों इक्वेशन से एक बार AH BH का सबसेट है, एक बार BH AH का सबसेट है, तो इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करूँगा तो इसका मतलब ये है AH इक्वल टू BH। तो यही हमने प्रूव करना था, AH इक्वल टू BH। तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये मैंने नॉन एम्प्टी की बात की है कि जब नॉन एम्प्टी होगा तो तब ये चीज़ इसके बराबर होगी, अगर नॉन एम्प्टी नहीं होगा तो तब ये क्या नाम है, ये प्रूव ही नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब थ्योरम जो है इसके रिलेटेड थ्योरम आगे बुक पे और भी हैं, आगे नेक्स्ट थ्योरम फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है द ग्रुप G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, जो नहीं होगा मैं करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम भी इसी तरीके से, वो भी आप करेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट कॉन्ग्रुएंस मॉडलो और सब ग्रुप, तो उसके बारे में हम कल के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि कोसेट क्या चीज़ है और उसके रिलेटेड एक थ्योरम ये क्या चीज़ है। तो अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस चीज़ को समझ ना आई तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना कि सर हमें वहाँ से समझ नहीं आई, तो वो मैं रिपीट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बाकी सारा बुक में लिखा हुआ डिटेल में आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है ना, जिस चीज़ को बुक से भी नहीं समझ आती तो वो मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक, तो ओके, थैंक यू।